ये हमारा है शिक्षा का दर्शन। ये लास्ट से फिफ्थ टॉपिक है। एक तरह से फिफ्थ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो शिक्षा नीति है ना, वो 3 प्रकार से है। एक है 1968 की, एक है 1986 की और एक है 2020 की। परंतु सिलेबस में तीनों नीतियों को एक ही टॉपिक में दे दिया है। यदि उस हिसाब से बोलें तो ये तुम्हारा होगा थर्ड टॉपिक, थर्ड या फिफ्थ टॉपिक होगा, ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक होगा, और वैसे यदि बोले तो 8वां टॉपिक होगा लास्ट से, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, शिक्षा दर्शन है, इसके बाद समाजशास्त्र भी है, समावेशी शिक्षा भी है ना, और भी टॉपिक हैं। धीरे धीरे हम इस कंप्लीट करते हैं। शिक्षा का दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन का अर्थ देखें, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों तथा शिक्षण प्रक्रिया के दार्शनिक आधार का अध्ययन है इसमें। तो शिक्षा दर्शन में किस किस का अध्ययन है? तो उद्देश्यों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, सिद्धांतों का, मूल्यों का, आदर्शों का तथा शिक्षण प्रक्रिया के दार्शनिक आधार का अध्ययन है, ठीक है। यह बताता है, क्या बताता है? शिक्षा क्यों दी जाती है। शिक्षा दर्शन क्या बताता है कि शिक्षा क्यों दी जाती है। शिक्षा दर्शन का मतलब क्या है? देखिए, दर्शन तुमने भी पढ़े होंगे। दर्शन में क्या होता है? प्रश्न होते हैं, ठीक है। दर्शन में क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। उसमें जिज्ञासा के जैसे प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर होता है, वो दर्शन कहलाता है। तो शिक्षा दर्शन में प्रश्न किए जाते हैं कि शिक्षा क्यों दी जाती है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध कैसा हो। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है शिक्षा दर्शन में, ठीक है। सरल शब्दों में यदि शिक्षा दर्शन को समझें तो दर्शन शिक्षा को दिशा देता है। जो दर्शन है वो शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा दर्शन को व्यवहार में लाती है। और जो शिक्षा है वो दर्शन को व्यवहार में लाती है, और जो दर्शन है वो शिक्षा को दिशा देता है, ठीक है। जो दर्शन है वो मार्ग दिखाता है, किसको? शिक्षा को। और जो शिक्षा है वो दर्शन को व्यवहार में लाती है। ये इसका सरल अर्थ है। दर्शन का अर्थ देखें तो दर्शन शब्द संस्कृत धातु दृश्य से बना है, जिसका अर्थ है देखना या सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। दर्शन का मतलब देखना या सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, इसका ये अर्थ है, ठीक है। पाश्चात्य शब्द फिलॉसफी ग्रीक शब्दों से बना है। फिलॉसफी को तोड़ करके देखें तो ये 2 शब्दों से बना है। फिलो इसका मतलब है प्रेम, और सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो प्रेम का ज्ञान, ठीक है, या ज्ञान के प्रति प्रेम, इसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी ग्रीक शब्द से बना है। ये प्रश्न आ जाएगा, जो फिलॉसफी किस शब्द का है, तो ये ग्रीक शब्द का है। किस शब्द का है? ग्रीक शब्द से बना है, ठीक है। और इसको तोड़ करके फ्लो मतलब प्रेम, सोफिया मतलब ज्ञान, और इसका अर्थ है कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं देखें, डेफिनेशन। तो जो जॉन डेवी ने बताया है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक विश्लेषण है। जो क्या बोल रहा है? शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक विश्लेषण है, एनालिसिस करता है शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका, ठीक है। फिर प्लेटो कहते हैं शिक्षा दर्शन के बारे में कि शिक्षा शरीर और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास है। बोल रहा है कि शिक्षा शरीर और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि शिक्षा मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। सही है। जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, तुमने देखा होगा, लड़कियों को अपने पढ़ने के लिए आज़ादी देते हैं। यदि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको नहीं देते हैं, है ना, रूढ़िवादी के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करती है सभी को। शिक्षा दर्शन की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में देखें तो शिक्षा दर्शन के प्रकृति कैसी है? आदर्शवाद की प्रकृति है, ठीक है। आदर्शवाद की प्रकृति, आदर्शवाद आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है नए नए विचार, आध्यात्म की ओर, आदर्शता की ओर
ठीक है। अध्यापक को आदर्श माना जाता है इसमें, ठीक है। और बच्चों को अनुशासित रखा जाता है, उनको आध्यात्म के बारे में सिखाया जाता है इत्यादि। फिर मूल्य परक, तो वैल्यू ओरिएंटेड, तो मूल्य परक, ठीक है। क्या है, इसकी प्रकृति मूल्य परक है। इसके बाद में चिंतनात्मक प्रकृति है, इसमें चिंतन पर बल दिया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रकृति है इसकी, मार्गदर्शक गाइडिंग प्रकृति है इसकी, मार्गदर्शन पर बल दिया जाता है इसमें। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक इसकी प्रकृति है, ये इसकी प्रकृति है, ठीक है। शिक्षा दर्शन के उद्देश्य बारे बात करें तो इसके उद्देश्य क्या है, जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षा के लक्ष्य तय करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना और आदर्श समाज का निर्माण करना और व्यक्तित्व का विकास और सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, ये इसकी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और उसी की प्राप्ति, ये इसका उद्देश्य है, इसका शिक्षा दर्शन का। शिक्षा दर्शन का स्कोप देखें, क्षेत्र देखें, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इसका उपयोग है। शिक्षा दर्शन का मनुष्य निर्माण एवं समाज का विकास करने में इसका बहुत बड़ी भूमिका है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम इसके देखें तो पाठ्यक्रम शिक्षा दर्शन के, तो क्या पढ़ाया जाए इस पर बल देता है। शिक्षा दर्शन है, इसका पाठ्यक्रम क्या कहता है, क्या पढ़ाया जाए इस पर बल देता है। शिक्षण विधियाँ देखें इसकी, शिक्षा दर्शन के हिसाब से शिक्षण विधियाँ, तो कैसे पढ़ाया जाए इस पर बल देता है। फिर इसके बाद में शिक्षक की भूमिका देखें, इसमें क्या है, तो मार्गदर्शक होता है शिक्षक सिर्फ, और प्रेरक होता है, ठीक है, शिक्षा दर्शन के हिसाब से। फिर अनुशासन के बारे में देखें तो अनुशासन के बारे में, तो स्वानुशासन पर बल देता है, ठीक है। किस पर बल देता है, स्वानुशासन पर बल देता है कौन, शिक्षा दर्शन। फिर शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं, ठीक है, प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं, आदर्शवाद की विचारधारा, आइडियलिज्म की विचारधारा, ठीक है। तो इसमें प्रमुख दार्शनिक कौन से, प्लेटो है और स्वामी विवेकानंद है। किसके, आदर्शवाद की। यदि पूछ ले कि आदर्शवाद के जो वो हैं दार्शनिक हैं कौन कौन से हैं, तो प्लेटो पाश्चात्य हैं और भारतीय स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। और मुख्य विचार के बारे में बात करें, मुख्य विचार, तो ये आत्मा, ठीक है, और विचार सर्वोच्च, ठीक है, आत्मा एवं विचार सर्वोच्च होते हैं इसमें आदर्शवाद में। और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है इसमें, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है इसमें। शिक्षा उद्देश्य के बारे में बात करें, शिक्षा के उद्देश्य, तो इसमें चरित्र निर्माण पर बल देते हैं, इसका चरित्र निर्माण करना ही इसका शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है, शिक्षा दर्शन में। शिक्षक के बारे में बात करें तो आदर्श व्यक्तित्व से परिपूर्ण शिक्षक होता है, आदर्श व्यक्तित्व होता है शिक्षक का इसमें। यथार्थवाद, अभी यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं, तो इसमें प्रमुख विचारक जो हैं कौन हैं यथार्थ के, तो एरिस्टोटल है, ठीक है, यथार्थवाद के। और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, इसकी यथार्थताओं के बारे में बात करें तो वास्तविक जीवन पर बल देता है और अनुभव आधारित ज्ञान पर बल देता है, ठीक है। विशेषताएं इसकी क्या है, वास्तविक जीवन पर बल देता है और अनुभव आधारित ज्ञान पर बल देता है, ठीक है। उद्देश्य के बारे में बात करें तो व्यवहारिक ज्ञान, इसका उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक ज्ञान इसका उद्देश्य है। फिर प्रकृतिवाद के बारे में बात करें तो प्रकृतिवाद में प्रमुख दार्शनिक कौन है प्रकृतिवाद के, तो जीन जैक्स रूसो ये प्रकृतिवाद के कौन है, प्रतिपादक है, ठीक है। और सिद्धांत इनके बारे में इनके देखें तो प्रकृति के अनुसार शिक्षा देनी है, ऐसा ये कहते हैं रूसो, और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये इस पर बल देते हैं। शिक्षक इसमें कैसा होना चाहिए प्रकृतिवाद में, तो मार्गदर्शक मात्र होना चाहिए, ठीक है, मार्गदर्शक ही देना चाहिए, बच्चे अपने आप सीखेंगे, प्रकृति में छोड़ दो उनको। प्रयोगवाद, तो प्रैग्मेटिज्म, प्रयोगवाद के बारे में बात करें तो इसके जो दार्शनिक हैं वो जॉन डीवी हैं, करके सीखने पर बल देते हैं प्रयोगवाद। मुख्य विचार देखें इनके तो ये क्या बोलते हैं, सीखना कार्य द्वारा, करके सीखना। अनुभव आधारित शिक्षा, अनुभव के माध्यम से सीखना, जैसे मैंने बताया था ना, एक बच्चा अग्नि में यदि उंगली दे देता है तो वो अनुभव से सीखता है कि जल जाएगी, फिर दोबारा नहीं देता है। फिर शिक्षा का उद्देश्य देखें इसमें, तो इसमें क्या है, समस्या समाधान क्षमता, ये इसका उद्देश्य है कि समस्या को समाधान करने की क्षमता को विकसित करने के लिए, ठीक है। फिर अस्तित्ववाद देखें
तो अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक हैं जीन पॉल सार्त्रे। ठीक है, अस्तित्ववाद के जीन पॉल सार्त्रे। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता व्यक्ति स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और आत्मनिर्णय इसमें होता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा के तत्व देखें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो दर्शन के अनुसार निर्धारित शिक्षा। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो समाज एवं जीवन आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, समाज के अनुसार और जीवन के अनुसार होना चाहिए पाठ्यक्रम। शिक्षण विधि के बारे में बात करें तो इसमें शिक्षण विधि अनुभव आधारित क्रियात्मक होनी चाहिए और सहभागिता, मैंने बोला था ना कि बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाना, तो वही है, क्रियात्मक होनी चाहिए, सहभागिता, बच्चों से सहभागी बने और अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, करके सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा तो अच्छा परिणाम आएगा। तो इसलिए शिक्षण अनुभव आधारित क्रियात्मक एवं सहभागिता के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, और अनुशासन के बारे में बात करें तो इसमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए, अनुशासन। फिर भारतीय शिक्षा दर्शन। भारतीय शिक्षा दर्शन भारत में शिक्षा का आधार आध्यात्मिक रहा है। हमारा भारत ही पूरा आध्यात्मिक रहा है, ऋषि मुनि इत्यादि रहे हैं। ठीक है, तपस्या की है, तो भारत का जो शिक्षा दर्शन है वो आध्यात्मिक रहा है। और मुख्य शिक्षा दार्शनिकों की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी आते हैं। वो बोलते थे एक गाल पे मारो, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरे पर भी मारने के लिए बोलते थे, अर्थात अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा पर बल देते थे। तो महात्मा गांधी, ठीक है, श्री अरबिंदो घोष, ठीक है, अरविंद घोष वो भी हैं। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी आते हैं। ठीक है, विशेषताओं के बारे में बात करें तो आत्म विकास, नैतिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिक, ये सभी विशेषताएं हैं भारतीय दर्शन की। ठीक है, आत्मविश्वास को जागृत करना, नैतिकता का परिपालन करना, आध्यात्मिकता का, सामाजिक सेवा का। शिक्षा दर्शन का महत्व देखें, इम्पोर्टेंस देखें, क्या महत्व है शिक्षा दर्शन का, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लगाया गया है एंट्रेंस में। तो शिक्षा, इसका महत्व ये है कि शिक्षा को दिशा देता है, ये कौन, शिक्षा दर्शन, इसलिए। ठीक है, शिक्षा क्यों पढ़ानी चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए, ये दिशा देता है, निर्देश देता है, मार्ग देता है। यदि दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा नीरस रहेगी और बिना उद्देश्य के रहेगी। ठीक है, शिक्षण पद्धति निर्धारित करता है ये दर्शन की कैसे पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाएं जो बच्चे सरलता से सीख पाएंगे। आदर्श समाज के निर्माण पर बल देता है दर्शन, आदर्श निर्माण, समाज का निर्माण कैसे होगा। मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देता है इस, और शिक्षा को मार्गदर्शन के रूप में देखता है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षा दर्शन की भूमिका के बारे में बात करें तो आधुनिक शिक्षा में जो शिक्षा दर्शन है उसकी भूमिका बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, ये फिर लोकतांत्रिक वातावरण के निर्माण में बल देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बल देता है और कौशल विकास पर बल देता है और नैतिक शिक्षा पर बल देता है। ये आधुनिक शिक्षा दर्शन की भूमिका है। ठीक है, अब निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो शिक्षा दर्शन शिक्षा की आत्मा है। ठीक है, शिक्षा की क्या है, आत्मा है। ये मैं बोला ना, यदि दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा निष्प्राण होगी, इसीलिए इसकी आत्मा कौन है, दर्शन है, और ये होना ही चाहिए। यह शिक्षा को उद्देश्य, दिशा, मूल्य प्रदान करता है तथा मनुष्य को आदर्श नागरिक बनाने में सहायता करता है। कौन, दर्शन, कौन, दर्शन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और अब हम प्रवेश करते हैं शिक्षा समाज शास्त्र पर, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पर। चलिए, शिक्षा समाज शास्त्र का अर्थ है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। शिक्षा समाज शास्त्र वह शाखा है जिसमें शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा समाज शास्त्र से ही पता चल रहा है कि एक तरफ शिक्षा है और एक तरफ समाज है, और ये शास्त्र जो है अर्थात शिक्षण, तो इसमें क्या है कि शिक्षा और समाज इन दोनों में परस्पर संबंध
संबंध का अध्ययन किया जाता है कि शिक्षा का समाज के साथ में क्या संबंध है, समाज का शिक्षा के साथ में क्या संबंध है, ये देखेंगे। तो यह अध्ययन करता है कि क्या अध्ययन करता है, समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, समाज जो है वो शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये देखा जाता है इसमें शिक्षा समाज को कैसे बदलती है, जो शिक्षा है वो समाज को कैसे बदलती है, ये देखा जाता है। विद्यालय जो है, विद्यालय सामाजिक संस्था के रूप में कैसे कार्य करता है, वो भी देखा जाता है समाज शास्त्र। देखिए, अब हम सरल शब्दों में शिक्षा जो समाज शास्त्र है उसके बारे में देखें तो समाज, ठीक है, समाज और शिक्षा के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा समाजशास्त्र कहलाता है। समाज के बारे में और शिक्षा, इन दोनों के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषाएं देखें समाजशास्त्र की, शिक्षा समाजशास्त्र की डेफिनेशन, तो जॉर्ज पेने के अनुसार शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या बोलते हैं जॉर्ज पेने, क्या बोलते हैं कि शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। फिर इमील दुर्खीम, ये प्रश्न आता है, इमील दुर्खीम आता है, वो बोलते हैं कि समाज शास्त्र शब्द किसने दिया या फिर कैसे उत्पत्ति हुई, किसने बताया इत्यादि, ये पूछ लेता है और उसमें इमील दुर्खीम भी दिया होता है, ये सही होता है आंसर। तो शिक्षा समाज द्वारा नई पीढ़ी, शिक्षा समाज द्वारा नई पीढ़ी का समाजीकरण करने की प्रक्रिया है। तो ये बोलेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया किसने दिया, तो इमील दुर्खीम ने दिया। और इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे तो बताना है कि शिक्षा समाज द्वारा नई पीढ़ी का समाजीकरण करने की एक प्रक्रिया है, ये किसने बताया, तो इमील दुर्खीम ने बताया, ये डेफिनेशन दिया। फिर है जॉन डीवी बोलते हैं कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। वो क्या बोलते हैं कि शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। और फिर हम आगे आ जाते हैं शिक्षा समाजशास्त्र की प्रकृति देखते हैं, इसका नेचर कैसा है शिक्षा समाजशास्त्र का। तो इसका नेचर जो है सामाजिक विज्ञान पर आधारित है, ठीक है, व्यावहारिक वैज्ञानिक पर आधारित है, इसकी गतिशीलता पर आधारित है और समाज सुधार पर बल देता है और इसका स्वभाव कैसा सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। तो ये इसकी प्रकृतियाँ हैं। ठीक है, फिर शिक्षा समाजशास्त्र के उद्देश्यों के बारे में देखें, ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो समाज और शिक्षा के संबंध को समझाना होता है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है, समाज और शिक्षा में संबंध को समझाना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है, और सामाजिक समायोजन करना इसका उद्देश्य है, लोकतांत्रिक नागरिक बनाना इसका उद्देश्य है, सुनागरिक बनाना, लोकतांत्रिक नागरिक बनाना। ठीक है, फिर सामाजिक परिवर्तन करना इसका उद्देश्य है, समाज में परिवर्तन करना। ठीक है, कुरीतियाँ इत्यादि जो भी हों उनको हटा करके अच्छा समाज बनाना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना इसका ये उद्देश्य है। फिर देखिए आगे इसका स्कोप देखते हैं कि शिक्षा समाजशास्त्र का स्कोप क्या है। तो समाजीकरण, सोशलाइजेशन, बालक को समाज के नियम, मूल्य, परंपराएं सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। और किस क्षेत्र में समाजीकरण, ये इसका स्कोप है समाजीकरण क्षेत्र में। ठीक है, कि बालक को समाज के नियमों को, मूल्यों को, परंपराओं को सिखाना। फिर है दूसरे सामाजिक संस्थाएं, इसकी देखें समाजीकरण की, तो ये बहुत पूछ लेगा। ये एक परिवार, ये सामाजिक संस्था है, विद्यालय, क्योंकि बच्चा जो है पहले बालक समाज से पलता बढ़ता है, समाज से परिवार में पलता बढ़ता है, तो परिवार से पहले सीखता है, फिर इसके बाद विद्यालय जाता है, फिर बहुत सारे मंदिरों इत्यादि में धर्मों को सीखता है, फिर राज्य इत्यादि में अलग अलग जगह में सीखता है। तो यदि बोलें परीक्षा में कि सामाजिक विकास की या समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है, तो पहली संस्था तुम्हारा परिवार होगा, क्योंकि बच्चा पहले प्रथम बार परिवार से सीखता है। तो प्रथम संस्था जो होगी वो परिवार होगा, और इसके बाद में जितनी संस्थाएं होंगी वो सब सेकेंडरी होंगी, अर्थात वो द्वितीयक होंगी। ठीक है, प्रथम संस्था परिवार होगी और इसके बाद में सारे के सारे द्वितीय संस्थाओं में आएंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है। प्रकृति एवं शिक्षा, प्रकृति एवं शिक्षा, तो प्रकृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण। ठीक है, ये क्या है,
ये इसकी प्रकृति है, ये इसका क्षेत्र है, प्रकृति एवं शिक्षा। ये क्षेत्र है जिसमें प्रकृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करना, ये ठीक है, ये जो है समाजशास्त्र का, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और ये कार्य करता है इस हिसाब से सामाजिक परिवर्तन करना, ये भी शिक्षा समाजशास्त्र का जो है ये उद्देश्य है। और शिक्षा समाज सुधार का माध्यम है। जो शिक्षा है वो समाज को सुधारती है, उसका समाज सुधार का माध्यम है शिक्षा। सामाजिक नियंत्रण, ये अनुशासन एवं नैतिक व्यवहार, ठीक है, अनुशासन एवं नैतिक व्यवहार, ये सामाजिक नियंत्रण, ये भी शिक्षा समाजशास्त्र का एक ऑब्जेक्टिव है। शिक्षा एवं समाज का संबंध देखें, शिक्षा और इसका समाज का संबंध देखें तो समाज का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार से है, तो सामाजिक परंपराएं हैं, ठीक है, उसमें शिक्षा का बहुत भूमिका है शिक्षा की। और संस्कृति में शिक्षा की भूमिका है, आर्थिक स्थिति में शिक्षा की भूमिका है। तो शिक्षा की भूमिका हर एक जगह है, ठीक है। और ये सारे सामाजिक पहलू हैं। आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में भी शिक्षा की, देखिए शिक्षा कहाँ नहीं, हर एक जगह शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, तो सामाजिक विकास में पड़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पड़ता है, ठीक है, समानता की भावना पर पड़ता है, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है। ये सब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका के बारे में देखें तो विद्यालय सामाजिकरण का प्रमुख साधन है, ठीक है। और सामाजिक व्यवहार सीखना, सहयोग भावना, नेतृत्व विकास, जिम्मेदारी भावना, ये सभी क्या हैं, सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिकाएं हैं। अब आगे देखते हैं शिक्षा की सामाजिक भूमिकाएं क्या हैं। शिक्षक की सामाजिक भूमिकाएं देखें तो इसकी सामाजिक भूमिकाओं में सांस्कृतिक संरक्षण है। जो सांस्कृतिक संरक्षण अर्थात जो संस्कृति हैं, रीति रिवाज, सभ्यताएं, उनका संरक्षण करना और आगे हस्तांतरित करना। संस्कृति को सुरक्षित रखना, जो संस्कृति है, अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति होती है। हमारे भारत में तो बहुत प्रकार की संस्कृति, थोड़े दूर में जाकर के संस्कृति बदल जाती है। बोलते हैं ना कि कोस कोस में पानी बदले को और 3 कोस में वाणी, ऐसे बोलते हैं ना, 30 कोस में वाणी। तो इसी प्रकार से संस्कृतियाँ भी बदल जाती हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन तो कुरीतियों का नाश करना, ये भी शिक्षा का क्या है, ये भी शिक्षा करती है समाज में परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण करना शिक्षा के माध्यम से, नियमों का पालन करना, ये भी, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। और योग्य नागरिक, ये सब शिक्षा के माध्यम से संभव है। शिक्षा सब कुछ करती है मेरे भाई। शिक्षा एवं सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, तो समाज में वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। और शिक्षा जो है वो क्या करती है, समान अवसर प्रदान करती है, ठीक है, इन सभी को, कोई भी जाति का हो। समावेशी में पढ़ेंगे तुम, और पढ़ाए भी है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, लिंग का, किसी भी प्रकार का हो, एक साथ पढ़ने के लिए शिक्षा अवसर देती है। समावेशी शिक्षा में ये आता है। सामाजिक असमानता कम करती है, सामाजिक असमानता कम करती है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा एवं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की सफलता शिक्षा पर निर्भर है। लोकतंत्र की सफलता किस पर है, शिक्षा पर निर्भर है। और शिक्षा विकसित करती है, ठीक है, किसको, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सहिष्णुता, ये चारों को, ठीक है। फिर आगे शिक्षा एवं समाजीकरण परिवर्तन, तो शिक्षा परिवर्तन लाती है। शिक्षा क्या लाती है, परिवर्तन लाती है। अंधविश्वास को समाप्त करती है, वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करती है और महिला सशक्तिकरण करती है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार करती है शिक्षा। शिक्षा समाजशास्त्र में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करें, शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका समाज का निर्माता होता है शिक्षक, और शिक्षा के माध्यम से शिक्षक समाज का निर्माण करता है। मूल्य संवाहक होता है, मूल्यों का संवहन करता है बच्चों में शिक्षा के माध्यम से शिक्षक, और
संस्कृति का संरक्षक होता है शिक्षक, ठीक है। और फिर आगे देखें तो सामाजिक नेता भी होता है शिक्षक। सामाजिक नेता क्यों होता है? क्योंकि समाज को किस डायरेक्शन में चलाना है, कैसे चलाना है, ठीक है, वो सब चीज़ें उसको पता होती हैं और वही निर्देश भी करता है। विद्यालय एवं सामाजिक संस्था के बारे में बात करें तो विद्यालय एवं सामाजिक संस्था में शिक्षा जो है वो किस प्रकार से भूमिका निभाती है। तो विद्यालय, ठीक है, लघु समाज, मिनी सोसाइटी है। कौन? विद्यालय, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के, सभी धर्म के, सभी जाति के और सभी क्षेत्रों के बच्चे होते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर मैं सभी प्रकार के और सभी राज्यों से आकर के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक मिनी भारत है, ठीक है। तो सोसाइटी, मिनी सोसाइटी होती है, ठीक है। तो लघु समाज होता है विद्यालय, ठीक है। और फिर देखें, सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण केंद्र है, और जो विद्यालय है वो सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण केंद्र भी है, क्योंकि वहाँ से बच्चे सीख करके समाज को सुधारते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? यदि शिक्षा समाजशास्त्र का देखें, क्यों हम पढ़ें, क्यों लगाया गया है, तो सामाजिक समायोजन के बारे में हमको शिक्षा शास्त्र में पता चलता है। फिर क्या है? सामाजिक एकता, ठीक है, राष्ट्रीय विकास, ये सब शिक्षा समाजशास्त्र के बदौलत संभव है। सामाजिक न्याय, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, ये सभी चीज़ किसके माध्यम से होता है? तो शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक। फिर है निष्कर्ष देखें इसका, तो शिक्षा समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा नहीं होगी तो समाज नहीं होगा सही ढंग का, और समाज नहीं होगा तो शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा कहाँ पर दी जाएगी। और शिक्षा समाज को विकसित करती है तथा समाज शिक्षा को दिशा प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे टॉपिक है समावेशित शिक्षा, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो अब पढ़ते हैं हम समावेशित शिक्षा क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंग्लिश में बोले तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में देखते हैं। समावेशित शिक्षा का अर्थ है, मीनिंग है, समावेशित शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही विद्यालय एवं कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने पहले बताया था सामान्य वर्ग के होंगे, ठीक है, और विशेष आवश्यकता वाले होंगे। सामान्य आवश्यकता वाले तो सामान्य हो गए, नॉर्मल हो गए, जैसे हम सभी हैं। और विशेष आवश्यकता वाले जैसे दिव्यांग हैं तो किसी को लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में वो पढ़ पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो चलने में असमर्थ है। तो ऐसे बच्चों को सभी को एक साथ पढ़ाना है, एक ही विद्यालय में पढ़ाना है, एक ही कक्षा में पढ़ाना है, एक छत के नीचे पढ़ाना है, शिक्षा प्रदान करना, वो समावेशी शिक्षा है। अर्थात कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। सभी बच्चे साथ सीखें, साथ बढ़ें, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। फिर आगे इसकी सरल परिभाषा देखें समावेशी शिक्षा की, तो प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता, आवश्यकता एवं भिन्नताओं सहित सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं देखें तो यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो समावेशित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, यूनेस्को ने कहा है, ठीक है। फिर है यूनिसेफ के अनुसार प्रत्येक बच्चे को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, और इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता देखें, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसकी क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा का समान अधिकार होना, भेदभाव समाप्त करना, ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इधर इसमें किसमें? शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त करने में, भेदभाव समाप्त करने में, सामाजिक समानता स्थापित करने में, ठीक है, आत्मविश्वास को उजागर करने में, और फिर लोकतांत्रिक समाज निर्माण करने में, और दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में समावेश करने में, मुख्य धारा अर्थात एक साथ बैठ कर के पढ़ाने में, ठीक है।
फिर है समावेशित शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो सभी बच्चों को समान अवसर देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को का विकास होना करना और सामाजिक समायोजन को बढ़ाना, ये सभी उद्देश्य हैं किसके, समावेशित शिक्षा के। आत्मनिर्भरता विकसित करना। और फिर है सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना और शिक्षा में समानता स्थापित करना। ये सभी क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। फिर है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देखें, इसकी खासियत क्या है समावेशी शिक्षा की। तो इसकी खासियत, क्योंकि हर एक चीज़ की खासियत होती है, नहीं तो क्यों लाया जाएगा बताओ। तो इसकी खासियत है कि सभी बच्चों के लिए समान विद्यालय होना, एक ही विद्यालय में सभी को पढ़ाना, भेदभाव रहित वातावरण होना चाहिए, वातावरण किसी के लिए अलग नहीं हो, सभी के लिए समान हो और भेदभाव रहित हो, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बालक के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में या छात्र में भिन्नता होती है, इसलिए व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो थोड़ा कम मंद पढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको थोड़ा सुविधा दें और उसको थोड़ा ज़्यादा टीचर मेहनत करे और उसको भी आगे लेकर के आए। सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए अधिगम करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, एकदम सरल लचीला हो जिससे बच्चे समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, ठीक है। आगे है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको बहुत, जैसे कि कोई दिव्यांग है, उसको कई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं वो समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। तो जैसे कि शारीरिक दिव्यांगता है, किसी की शारीरिक दिव्यांगता है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, तो उनको विशेष आवश्यकता है उनको, तो उनको उस हिसाब से उनकी ज़रूरतों की को भी पूरा करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चा है कोई, तो दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि इत्यादि का भी व्यवस्था करनी चाहिए, उभरे हुए किताबों का, पेजों का भी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो भी पढ़ पाए, ठीक है। श्रवण बाधित, कोई श्रवण बाधित है, उसको सुनने में दिक्कत है उसको, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, वो मशीनें वगैरह आती हैं जिससे वो सुन पाएँ थोड़ा, और एक्शन के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ताकि सुन नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा एक्शन के साथ में, संकेत के साथ पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। मानसिक मंदता, कोई बच्चा ऐसा है जो मानसिक मंदता है, वो समझ नहीं पाता है जल्दी से, तो उसको ऐसी एक्टिविटी क्रिया के साथ में पढ़ाएं कि वो भी समझ पाए, ठीक है। अधिगम अक्षमता, कोई अधिगम करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है कोई पढ़ने में, ठीक है। कई प्रकार की अक्षमता होती हैं अधिगम की, डिस्लेक्सिया, वो सब इसमें नहीं आता है, वो सब सीटेट में आता है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो क्या होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, कोई पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो डिस्लेक्सिया अक्षमता होती है, ठीक है। और फिर डिस्ग्राफिया, वो लिखने से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे करके और भी डिस्कैल्कुलिया, गणित इत्यादि, काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है ना। अफेसिया, बोलने इत्यादि में संबंधित, भाषण करने में, तो ये इस प्रकार के अक्षमताएं होती हैं, ठीक है। तो अधिगम में अक्षमता यदि किसी बालक की है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रतिभाशाली कोई बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक है तो उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, बस, है ना, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। प्रतिभाशाली बालक है तो उसको भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको यदि तुम मान लीजिए समान बालकों के साथ में पढ़ाते जाओगे तो वो बोर हो जाएगा और इरिटेट होगा, वो आगे सीखने में फिर उसकी रुचि ख़त्म हो जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसको भी विशेष अवस्था होनी चाहिए कि व्यवस्था होनी चाहिए कि वो भी आगे से आगे और भी ज़्यादा ग्रो करे, तो इसलिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर सामाजिक रूप से वंचित बच्चे जो आते हैं, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, उन पर भी ध्यान विशेष देना चाहिए। यदि उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल कर के वो अपने आप को समाज से वंचित ही समझेंगे और फिर वैसे ही बच्चे आगे चल के क्या क्या बनते हैं, है ना। तो इसीलिए उन पर भी ध्यान देना चाहिए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। समानता का सिद्धांत है, सभी बच्चों को समान समझना है, समान समझ करके समान एक साथ बैठा करके पढ़ाना। सहभागिता का सिद्धांत है, सभी को सहयोग करना और व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना। सभी भिन्न होते हैं बच्चे, है ना, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो, जाति, लिंग, धर्म, समाज इत्यादि, सबका सम्मान करना है। सहयोग का सिद्धांत, सभी को सहयोग करना है, किसी भी समाज से आता हो बच्चा। और अवसर की समानता, सभी को समान अवसर देना है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी कोई अमीर घर से, कोई गरीब घर से, सबको समान अवसर देना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करें तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसमें समावेशी शिक्षा में, तो
इसकी भूमिका क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकार करना, शिक्षक जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकार करे, ठीक है, इसकी ये भूमिका है। ये नहीं किसी को नकारे, प्रत्येक विद्यार्थी को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे पढ़ने में अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना पड़ेगा कि बच्चों में भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। और शिक्षण विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा, यदि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको अपने मेथड में चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने में। फिर सहायक सामग्री का उपयोग, और उसको तरह तरह की सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से, विषय के हिसाब से, ताकि बच्चे समझ पाएँ। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा, जो वातावरण है वो अच्छा वातावरण का उसको निर्माण करना पड़ेगा शिक्षक को, ठीक है, ये उसकी भूमिका है। समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीतियों के बारे में बात करें कि समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं, तो समूह शिक्षण होता है इसमें, समावेशी में सभी को एक साथ में पढ़ाना पड़ता है, समूह शिक्षण होता है, सहपाठी सहयोग भी होता है, पीयर लर्निंग भी होता है। एक बच्चा जो है वो अपने सहपाठी को पढ़ाएगा, उसको समझाएगा, क्योंकि सहपाठी समझाए सहयोग करे तो जल्दी समझ में आता है। गतिविधि आधार शिक्षण होता है इसमें, गतिविधि आधार एक्टिविटी करके, सक्रियता के साथ में एक्टिविटी करके यदि सिखाते हैं, गतिविधि आधारित होता है तो जल्दी समझ में आता है और जल्दी समझ भी जाते हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग होता है इसमें। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब है, दृश्य मतलब देख करना, देखने वाली सामग्री। जैसे मान लीजिए श्यामपट्ट में लिख रहा है तो वो देख करके बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। और श्रव्य अर्थात बोल रहा है टीचर तो वो सुन करके बच्चा समझ रहा है, पढ़ रहा है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री और भी हो जाएगी, जैसे वीडियो दिखाना, उसमें आवाज़ भी आ रही है और देख भी रहा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई है, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत शिक्षण योजना, व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP, व्यक्तिगत शिक्षण योजना भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर है समावेशित शिक्षा के लाभ के बारे में बात करें, इस समावेशित शिक्षा के लाभ क्या हैं, ठीक है। तो इसके लाभ के हैं, आत्मसम्मान बढ़ता है इससे, प्रत्येक बच्चे में आत्मसम्मान बढ़ता है कि वाह मैं भी सभी के समान पढ़ पा रहा हूँ, मैं भी सभी के समान हूँ, मैं भी आगे ग्रो कर पाऊँगा, मैं भी इनके जैसा बन पाऊँगा और मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो आत्मसम्मान बढ़ता है, वो अपने आप को ग्लानि महसूस नहीं करते हैं दिव्यांग बच्चे। सामाजिक कौशल विकसित होता है, सभी में सामाजिक कौशल भी विकसित होता है, यदि ऐसे में सम्मान करेंगे सबका तो वो अपने आप को अछूता नहीं मानेंगे, अपने आप को समाज से बहिष्कृत नहीं मानेंगे, तो उनमें सामाजिक कौशल का भी विकास होगा समाज के लिए, ठीक है। तो समानता की भावना होती है सभी में, भेदभाव में कमी आ जाती है फिर, ठीक है, तो वो आगे जा पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो विद्यालय के लिए देखें तो सहयोगात्मक वातावरण होता है, ठीक है, सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ देखें, प्रॉब्लम्स क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं समावेशी शिक्षा में, क्यों अभी भी कई जगह पर बहिष्कृत बच्चे हैं, मतलब सामाजिक वंचित बच्चे हैं और उनको नहीं स्वीकारा जाता है, या फिर सभी को साथ में पढ़ाने के लिए कहा तो गया, सरकार बोल तो दी है, फिर भी कई जगह पर ऐसा अभी भी मतलब टीचर जो है वो समान रूप से क्यों नहीं देखता है। तो इसमें सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं समावेशी शिक्षा में, शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं देखें तो क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यदि मान लीजिए कोई शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, उस हिसाब से उसको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो ऐसा करेगा, तो प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। संसाधनों का अभाव नहीं होना चाहिए, यदि संसाधनों का अभाव होगा तब भी दिक्कत आएगी उन बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ी कक्षाएं, ठीक है, यदि ऐसे बच्चे भी दिव्यांग हैं तो उन बड़ी बड़ी कक्षाओं में उनको डाल दिया जाएगा तो उन पर ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। सामाजिक पूर्वाग्रह, तो सामाजिक पूर्वाग्रह जो होते हैं ना, अरे वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, अरे वो तो दृष्टिहीन है, अरे वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसे करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अवसंरचना की कमी, ये अवसंरचना की कमी, ठीक है, तो अवसंरचना इत्यादि की क्रिएटिविटी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भारत में समावेशी शिक्षा के प्रयास, तो भारत में समावेशी शिक्षा के प्रयास कब कब हुए हैं देखें तो, भारत में समावेशी शिक्षा के प्रयास कब कब हुए हैं, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये एक्ट आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और इसमें शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को, सभी को निःशुल्क प्रदान की जाए, और यहाँ तक कि 6 से नहीं 1 से लगा करके
14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पूरी तरह से दी जाए, ऐसा कहा गया था। और फिर इसके बाद दिव्यांग बच्चों को उनकी एज बढ़ा करके 18 साल तक भी की गई है 2016 में शायद। तो ये 1 से 18 साल तक जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए 14 साल तक है, ठीक है। तो ये RTE 2009 शिक्षा का अधिकार के अनुसार है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ये भी आ जाता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ये। और समग्र शिक्षा अभियान, ये भी सबके बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसमें क्या है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये पहले 1995 में भी आया था। PWD अधिनियम ये पहले 1995 में भी आया था जब, ठीक है। उसके बाद उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया था कि 7 प्रकार के जो दिव्यांग होंगे उनको शामिल किया गया था। फिर जब 2016 में RPWD जब आया, ठीक है, तो उसमें 17 प्रकार की 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया, ठीक है। ये है समग्र शिक्षा अभियान वगैरह, ये भी सब आए, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, इसके प्रयास हैं भारत में किस किस प्रकार से समावेशी शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान सभी को शिक्षा प्रदान की जाए, है ना। और सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि चले इसमें, ठीक है, सभी प्रकार की शिक्षा इत्यादि दी जाए। फिर इसके बाद में समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय को चाहिए, क्या चाहिए कि रैंप एवं सुविधाएं प्रदान करे विद्यालय, ठीक है। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि रैंप हो। मान लीजिए ऊंचाई पर स्कूल है, ठीक है, और ये रास्ता बहुत नीचे है, तो ये ऐसे रैंप हो ताकि जो बच्चा है वो क्या करे, वो वहाँ पर चढ़ करके जा सके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए रैंप का निर्माण भी करना ज़रूरी है, सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए। फिर विशेष शिक्षण सामग्री होनी चाहिए उनके लिए, और परामर्श सेवा भी उनके लिए होनी चाहिए, और सहयोगी वातावरण होना चाहिए। समावेशित शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण है, इसमें सामाजिक न्याय है, सभी को न्याय मिलता है, समान अवसर मिलता है सभी को, राष्ट्रीय विकास होता है इससे, लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है इससे। अब निष्कर्ष पे पहुँचें तो समावेशित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, ठीक है। और फिर यह शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर देकर समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? समावेशित शिक्षा। अब आगे आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ये क्या है, ये प्रथम क्या है, ये शिक्षा नीति है, 1968 में बनी थी, पहली शिक्षा नीति है ये, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, शिक्षा नीति 1968 का परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने बता दिया। यह नीति भारत में शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के लिए उद्देश्य बनाई गई। ये क्यों बनी थी शिक्षा नीति? तो भारत में शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में यह नीति कोठारी आयोग 1964 से 16 की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई थी। कौन सी नीति के आधार पर लागू की गई थी? ये 1968 की जो शिक्षा नीति है, कोठारी आयोग 1964 से 1916 की सिफारिश, उन्होंने सिफारिश किया था कि शिक्षा नीति एक बनाई जाए जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। फिर इस नीति को भारत सरकार ने 1968 में जा कर के इसको लागू किया था, 1968 में, क्योंकि 1964 में जो है वो इसके बारे में सोचा गया, ठीक है, कोठारी आयोग बना। फिर 66 में जाकर के सिफारिश को सरकार को सौंपा गया, मतलब सिफारिश की गई। फिर 68 में जाकर के 2 साल का समय और लिया और शिक्षा नीति पहली बन गई।
शिक्षा नीति 1968 की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में अनेक समस्याएं आईं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में अनेक समस्याएं आईं, जिसमें से शिक्षा में असमानता थी, निरक्षरता थी, बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी, और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी जो नहीं थी। ठीक है, और इन समस्याओं के समाधान हेतु DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित हुआ। किसकी अध्यक्षता में? DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ। फिर 1968 शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना इसका उद्देश्य था, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना इसका उद्देश्य था, समान अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था, और इसका उद्देश्य क्या था? विज्ञान एवं तकनीक शिक्षा का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, ये इसके उद्देश्य थे। शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, ठीक है, तो समान शिक्षा अवसर, सभी को समान शिक्षा के अवसर मिलें, सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं शहरी अंतर कम करना, दोनों को समान अवसर प्राप्त करना। ये नहीं कि ग्राम में कम प्राप्त कर रहे हैं बच्चे और शहर में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वही आगे ग्रो कर रहे हैं और ग्राम वाले नहीं कर रहे। सभी को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, अंतर नहीं हो दोनों में। फिर इसके बाद में है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर भी बल दिया गया। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया गया। मैंने पहले बताया ना, 1 से 14 साल, ठीक है। तो क्या है, ये निःशुल्क शिक्षा देगी, ताकि 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देंगे तो 14 साल तक का बच्चा लगभग में वो 8वीं शायद पढ़ चुका होता है। 8वीं तक पढ़ने के बाद में जब 9th में जाएगा ना, तो उसमें दिमाग आ जाता है और उतना पढ़ जाता है कि फिर वो बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए सोचने लगते हैं और बच्चा भी आगे पढ़ने के लिए सोचने लगता है। ठीक है, तो इसलिए निःशुल्क किया गया। फिर त्रिभाषा सूत्र भी आया इसी में। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है? विद्यालय में 3 भाषाएं, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अपनी, और फिर दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी इंग्लिश भाषा, ये पढ़ाई जाए। तो त्रिभाषा सूत्र भी आया। ठीक है, ध्यान देना, त्रिभाषा सूत्र कब आया? कोठारी आयोग से ही आ गया था शुरू से। ठीक है, और जो 1968 की शिक्षा नीति में लागू हुआ। तो त्रिभाषा सूत्र कब आया पहली बार पूछेगा तो वहाँ पे कोठारी आयोग भी होगा, तो वहाँ पे कोठारी आयोग ही लगाना है। यदि शिक्षा नीति पूछेगा तब वहाँ पे वो क्या लगाना है? शिक्षा नीति पहली 1968 में। राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण है ये। विज्ञान शिक्षा पर बल देना, ये विज्ञान शिक्षा पर बल दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इस पर बल दिया। ठीक है, शिक्षक शिक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक था उस समय में, और शिक्षक की सामाजिक स्थिति का सुधार करना, ये सभी चीज़ें की ज़रूरत थी उस समय में, और इस नीति ने किया भी। राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्य, ठीक है, तो राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों पर बल दिया इसने, और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रीय एकता, ये सभी पर इसने सुधार किया। इन पर शिक्षा संरचना सुधार किया किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को संगठित करने पर बल दिया। ठीक है, और पाठ्यक्रम सुधार किया इसने, जीवनोपयोगी बनाया। जो उपयोगी नहीं है, जीवन संबंधित नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? तो इसलिए जीवनोपयोगी बनाया। कार्य जो है अनुभव आधारित शिक्षा बनाया इसने। ठीक है, फिर है कृषि एवं व्यावसायिक शिक्षा, कृषि एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया इसने, कि भाई तुम शिक्षा दे रहे हो, रोजगार उन्मुख नहीं है, कोई 2 रोटी नहीं खा सकता है कमा करके, तो क्या फ़ायदा इसी शिक्षा का, है ना। फिर है शिक्षा में समानता, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, महिला शिक्षा हो, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान हो, समान शिक्षा हो, इस पर बल दिया। 1968 का महत्व देखें इस शिक्षा का, तो ये जो शिक्षा है ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नींव भी थी, और शिक्षा में समानता पर प्रयास दिया गया का प्रयास किया गया, समानता का, और विज्ञान एवं तकनीकी विकास इसमें हुआ, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला इस शिक्षा 1968 की शिक्षा से। शिक्षा नीति 1968 की सीमाएं देखें यदि, तो
पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से ये नहीं चल पाई, ठीक है, ये जो है, क्योंकि पहली बार लागू हुई थी तो पूरे भारत में पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पाई, नहीं चल पाया, इसलिए शायद फिर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी थी। फिर संसाधनों की कमी भी थी इसमें, ठीक है, पूर्ण तरह से संसाधन नहीं उपलब्ध थे और क्षेत्रीय असमानता बनी रही, क्षेत्रों में असमानता भी बनी रही, समान नहीं रहा, बोलते तो थे समान शिक्षा नहीं रही, ठीक है। निरक्षरता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, मतलब जैसे पढ़े लिखे नहीं थे वैसे ही बने रहे, बहुत पूरी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। फिर शिक्षा नीति 1968 की उपलब्धियाँ, क्या उपलब्धियाँ रहीं देखें तो इसकी उपलब्धियाँ देखें तो शिक्षा का विस्तार हुआ, पहले कम था तो इसके अनुसार इसके तहत थोड़ा विस्तार भी हुआ, लोग पढ़ना लगे, थोड़े जागरूक हुए, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, विद्यालयों की भी स्थापना की गई, ठीक है। विज्ञान शिक्षा का विकास हुआ, विज्ञान जो शिक्षा है उसका भी विकास हुआ, भाषा नीति भी लागू हुई इसके तहत। फिर निष्कर्ष देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुई। इसने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समानता तथा वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ा। किसने? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है। अब हम देखते हैं 1986, क्योंकि ये नीति के बाद में 1986 में फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पॉलिसी आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई थी, क्योंकि उस समय में वो ज़्यादा क्रियान्वयन नहीं हो पाई थी ना, ज़्यादा लागू नहीं पाई थी, तो इसलिए दोबारा से ये शिक्षा नीति आई। और इस नीति का मुख्य लक्ष्य था सभी के लिए शिक्षा फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, और शिक्षा में समानता एवं गुणवत्ता स्थापित करना, ये उद्देश्य था इसका। यह नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी के समय लागू की गई थी। तो देखिए, जो शिक्षा नीति 1986 है ना, ये किसके समय में लागू हुई थी, पूछ लेगा प्रश्न, तो राजीव गांधी के समय में लागू हुई थी, ठीक है। शिक्षा नीति 1986 की पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें इसका, तो 1968 की शिक्षा नीति के बाद भी कई समस्याएं बनी रहीं, जैसे कि कौन कौन समस्याएं? निरक्षरता बनी रही, अधिकता रही निरक्षरता की, और ग्रामीण और शहरी असमानता बनी रही, महिला शिक्षा में पिछड़ापन बना रहा, और शिक्षा की निम्न गुणवत्ता रही। तो शायद इन कमियों की वजह से ही 1968 की शिक्षा नीति की कमियों की वजह से इस शिक्षा को आना पड़ा। इन समस्याओं के समाधान हेतु नई शिक्षा नीति बनाई गई, मैं बताया ना, वही है। शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समानता के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। समानता तो हो ही, ठीक है, सभी में, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल दिया, ठीक है, किसने? 1986 की जो शिक्षा नीति है, ठीक है, उस उद्देश्य था इसका। फिर है शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, और शिक्षा में समान अवसर सभी को प्रदान हो इस पर, और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया, ठीक है, सामाजिक न्याय पर बल दिया, राष्ट्रीय एकता पर बल दिया, विज्ञान एवं तकनीक विकास पर बल दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में देखें तो व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने पर बल दिया। भाई व्यावसायिक शिक्षा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो एक इंसान पढ़ने के बाद भी यदि 2 रोटी नहीं खा पाता, मैंने पहले बताया, तो क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा। शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं देखें इसकी 1986 की, तो सबके लिए शिक्षा, ठीक है, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान हो, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान हो। प्राथमिक शिक्षा अर्थात जो LKG UKG से लगा कर 5वीं तक होती है वो। ड्रॉप आउट दर कम करना, क्या होता था ना पहले के समय में, एडमिशन ले लेते थे और कुछ समय तक पढ़ करके बीच में ही ड्रॉप कर देते थे, छोड़ के भाग जाते थे, डर की वजह से, या फिर धन की वजह से, या फिर असमानता की वजह से, कई सारी कमियां थी। शिक्षा का विस्तार, ठीक है, शिक्षा का विस्तार ये नहीं हो करना था इनका, ये सब लक्ष्य था, ठीक है। ड्रॉप आउट को कम करना, शिक्षा का विस्तार करना, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये सभी इनके क्या थे, ये उद्देश्य थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना, ये सब कब आया? 1986 में आया। उद्देश्य इसका क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो बना,
आया 1986 में, इसका उद्देश्य क्या था, यदि पूछ लेगा ब्लैक बोर्ड कब आया तो 1986 में आया। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था ब्लैक बोर्ड का। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया 1986 में, इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कक्षाएं, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री, ये सभी चीज़ें प्रदान करना। ये भाई पूछता है, ध्यान दीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, इसके तहत क्या क्या क्यों आया और क्या किन किन चीज़ों की सुविधाएं हुई। तो विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध हुई, कक्षाएं, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री इत्यादि, और 2 शिक्षक व्यवस्था, एक नहीं 2 शिक्षक व्यवस्था। महिला शिक्षा पर विशेष बल 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। ठीक है। और महिला साक्षरता कार्यक्रम, लैंगिक समानता, भेदभाव नहीं होना ये। और फिर है वयस्क शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, तो इसमें अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाना। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना, इसका उद्देश्य 1986 का। छात्रवृत्ति एवं सहायता प्रदान करना जिससे बच्चे उत्साह से पढ़ पाएँ, आगे बढ़ें। नवोदय विद्यालय की स्थापना भी 1986 की शिक्षा नीति के तहत ही हुआ, NVS। ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना। ठीक है। ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थी हेतु ये नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, इसमें टेस्ट लेकर के अभी भी इसमें भर्ती होते हैं। तो ये ग्रामीण प्रतिभाशाली, जो ग्रामीण में प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं, तो नवोदय विद्यालय के तहत उनको आगे लाने के लिए कार्य किए गए। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, ये इसका पूर्ण नाम है नवोदय का, जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये राजीव गांधी के समय में शायद हुआ था। फिर आगे देखते हैं शिक्षा सुधार। ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का भी विकास हुआ, इसमें शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ये सब 1986 के लक्ष्य थे। व्यावसायिक शिक्षा में रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया गया 1986 की शिक्षा नीति के तहत। बाल केंद्रित शिक्षा हो, ठीक है, बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाए, ना कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए। गतिविधि आधारित शिक्षा हो, अर्थात एक्टिविटी क्रियाकलाप इत्यादि करके सिखाए। विद्यार्थी की रुचि पर आधारित शिक्षा हो, बच्चे किस हिसाब से सीखना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, उसके हिसाब से शिक्षा हो। शिक्षा में तकनीक का उपयोग, शिक्षा में तकनीक का उपयोग भी हो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि का भी प्रयोग करके पढ़ाया जाए, इस पर भी बल दिया तकनीक का। पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, पर्यावरण को बचाओ, काटो नहीं, पेड़ पौधे इत्यादि लगाओ, इस पर भी जागरूकता और इस पर भी शिक्षा दी गई। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, इन सभी पर बल दिया गया। फिर 1992 का संशोधन, 1992 में संशोधन भी हुआ, तो उसमें क्या हुआ देखें। 1992 में शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया। 1992 में 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और मुख्य सुधार क्या किया गया, इसमें विकेंद्रीकरण किया गया और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए और शिक्षा प्रबंधन में सुधार भी किया गया। ठीक है, क्या क्या शिक्षा में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इत्यादि। फिर शिक्षा नीति 1986 का महत्व क्या है इसका, तो शिक्षा का लोकतांत्रिकरण, इसका महत्व है। महिला शिक्षा विकास करना, इसका महत्व है। ग्रामीण शिक्षा में सुधार करना, तकनीकी शिक्षा विस्तार करना, सामाजिक समानता, ये सभी इसके उद्देश्य है, महत्व है। शिक्षा नीति 1986 की सीमाएं देखें तो इसमें संसाधनों की कमी थोड़ा तो थी, पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया, गुणवत्ता में समस्या रही, थोड़ा क्षेत्रीय असमानता रही, इसी करके 1920 में भी आया। देखिए, कमी तो रह ही जाती है, कोई भी चीज़ हो उसमें थोड़ा ना थोड़ा कमी रह जाती है और इसलिए आगे चल करके उसका फिर अपडेट होते रहते हैं। तो 2020 की है तो क्या उसमें पूर्ण तरह से सब कुछ है क्या, उसमें भी कमी होगी, आगे चल करके फिर से बनेगी शिक्षा नीति, चौथी शिक्षा नीति बनेगी। ठीक है। शिक्षा नीति 1968 और 86 में अंतर संक्षेप में देखें तो क्या अंतर रहे दोनों में, तो देखिए आधार और शिक्षा नीति
1968 और 86। उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता 1968 की, और इसका उद्देश्य सब शिक्षा सबके लिए 1986। ध्यान देखें तो ध्यान तो संरचना सुधार पर था 1968 का, और इसका समानता और गुणवत्ता पर था। महिला शिक्षा में देखें तो इसमें सीमित महिला शिक्षा थी, और इसमें विशेष बल दिया गया महिला शिक्षा पर 1986। और तकनीक के बारे में देखें तो इसमें कम था तकनीक, इसमें थोड़ा अधिक हुआ 1986 में। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई, और इसने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया। किसने? तो 1986 वाली शिक्षा नीति ने। अब तुम्हारी अंतिम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भी चल रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। शिक्षा नीति 2020, इसका परिचय देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नवीनतम शिक्षा नीति है, जिसे लगभग 34 वर्ष के बाद लागू किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए 1984 में हुआ था पहली बार और फिर 2020 में, तो 34 वर्ष के बाद। तो यह शिक्षा नीति जो है, इस शिक्षा नीति को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत किया। डेट पूछ लेगा वहाँ पर यदि, तो 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली इस शिक्षा नीति को। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो समग्र, लचीली, बहुविषयक एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। समग्र, लचीली और बहुविषयक कौशल आधारित शिक्षा। यह नीति पूर्व की शिक्षा नीति 1968, 1986 का स्थान लेती है। इन दोनों का स्थान लेती है ये 2020 की शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें तो तेज़ी से बदलती दुनिया, तकनीकी विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया गया, इसलिए शिक्षा नीति आई। इस शिक्षा नीति के निर्माण हेतु समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? तो कस्तूरी रंगन ने किया। प्रश्न साक्षात पूछ लेता है कि 2020 की जो शिक्षा नीति है वो किसकी अध्यक्षता में हुई? तो कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में हुई। तो ये ध्यान देना है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था, 25 में नहीं शायद पूछा, तो या पूछा भी गया होगा, फिर भी पूछता ही है, तो इसको ध्यान में रखना है, अभी भी पूछ सकता है। शिक्षा नीति 2020 के मुख्य उद्देश्य देखें तो इसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समग्र विकास हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो शिक्षा में, ये कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया इसने। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच पर बल दिया इस शिक्षा नीति 2020 की। फिर रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का संरक्षण हो, इसलिए इसको लाया गया। वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रणाली की वजह से इस शिक्षा नीति को लाया गया। अब देखिए इसकी नई शिक्षा संरचना देखते हैं 2020 की जो ये शिक्षा नीति, इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना मैंने पहले भी बताया था कि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4 ये इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए पुरानी जो स्ट्रक्चर था ना पुराना, वो इस प्रकार का था। 10+2 प्रणाली था, जो कि समाप्त कर दिया गया है, और इसको समाप्त करने के बाद में अभी ये वाली संरचना लाई गई है। ठीक है, ये वाली संरचना लाई गई है। ठीक है, 5+3+3+4 ये संरचना लाई गई। तो ये संरचना क्या है? तो देखिए चरण दर चरण देखते हैं। चरण और आयु और कक्षा के हिसाब से इसको लाया गया। तो आधारभूत स्तर पहला है, आधारभूत स्तर, जिसमें 3 से 8 वर्ष में प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2। देखिए 5+ है ना, 5+, उसको देखिए पहले आधारभूत स्तर होता है, उसमें 3 साल का बच्चा होगा, और 3 से 8 साल तक का बच्चा जो होगा वो प्री स्कूल और प्लस कक्षा। प्री स्कूल मतलब क्या होता है?
पहले LKG, UKG और पूर्व विद्यालय, ठीक है, LKG, UKG और प्राक विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। ये सब आधारभूत स्तर में आएंगे और इन सभी को समाप्त करने, इन सभी LKG, UKG और प्राक विद्यालय को पढ़ने वाले बच्चे इन सभी को समाप्त कितने वर्ष में करेंगे? तो 8 वर्ष में, 3 से 8 वर्ष के बीच में सबको समाप्त करके इन सबको इस एज में समाप्त नहीं करेंगे। पहली और दूसरी कक्षा भी इसमें ऐड होगी, तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा भी पढ़ लेंगे 8 वर्ष होते होते। तो देखिए, जब 3 साल का बच्चा होगा, 4 साल का हो जाएगा तब वो LKG कर लेगा, ठीक है। 5 साल का होगा तो UKG कर लेगा और प्राक विद्यालय कर लेगा जब 6 साल का होगा। फिर पहली क्लास कर लेगा 7 साल का होगा, दूसरी क्लास कर लेगा 8 साल का। तो देखिए, आधारभूत स्तर जो है, आधारभूत स्तर 3 से 8 साल में प्राप्त कर लेगा। प्री स्कूल और प्लस कक्षा 1-2 ये समाप्त कर लेगा। फिर दूसरा स्तर चलेगा जो प्रारंभिक स्तर होगा, इसमें 8 से 11 साल में 3 और 5 कक्षा कर लेगा। तो ये पहली स्ट्रक्चर समाप्त होती है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो है वो समाप्त होता है, 5+ जो है वो समाप्त होता है यहाँ पर। फिर आएगा मध्य स्तर, मध्य स्तर नहीं, पहला स्ट्रक्चर नहीं, पहला स्ट्रक्चर ये है, तीसरा ये है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को 5 साल लग रहा है, यहाँ पर 3 साल, 6ठी 7वीं 8वीं, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पर क्या है, 5+ का मतलब है LKG, UKG और प्राक विद्यालय, ठीक है। तो ये 3 साल प्लस पहली और दूसरी कक्षा, तो 5 साल का समय लग रहा है ना, 5 क्लासें पार कर रहा है ना, तो इसलिए 5 है यहाँ पे, 5+ है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 3+ है ना, ये 3+ है ना 3+ का मतलब है कि 8 से 11 साल का बच्चा होगा, प्रारंभिक स्तर होगा और इसमें 3 से 5 तक की क्लासें होंगी, तो 3, 4 और 5, तो इसलिए 3 क्लासें हैं ना, इन 3 क्लासों को पार करेगा तो 3+ है। ऐसे यहाँ पर भी 3+ क्यों है, 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लासों को पार करेगा और 11 से 14 साल की वर्ष होगा, आयु होगी और मध्य स्तर होगा उस समय, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, ये होगा माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर में 14 से 18 साल का बच्चा होगा, ठीक है, और इसमें 4 क्लासें पार करेगी, इसलिए 4+ है, ठीक है। 9th 10th 11th 12th, तो ये है इसका मतलब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 साल में एडमिशन लेता है, 18 साल तक पढ़ता है बच्चा, इनको प्राप्त कर पाता है 18 साल तक, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें किसमें? ECCE में। आंगनवाड़ी एवं विद्यालय का समन्वय होता है इसमें, ECCE में, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो होती है वो 3 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, आंगनवाड़ी एवं विद्यालय का समन्वय होता है इसमें। मातृभाषा में शिक्षा, जो 2020 की जो शिक्षा नीति है ना, उसमें कहा गया मातृभाषा में शिक्षा देनी पड़ेगी। कक्षा 5 या संभव हो सके तो 8वीं तक शिक्षा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही हो, परंतु उन्होंने कहा है कि 5वीं तक तो किसी भी हाल में मातृभाषा में ही शिक्षा हो और संभव हो सके तो 8वीं तक भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। बहुविषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, इस पर बल दिया उन्होंने, बहुविषयक शिक्षा पर बल दिया है, जैसे कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स विभाजन समाप्त, उन्होंने इनको समाप्त किया है। उन्होंने कहा है कि भाई आर्ट्स अलग पढ़ते हैं और साइंस अलग पढ़ते हैं, कॉमर्स अलग पढ़ते हैं, इसमें हीन भावना आती है कि आर्ट्स वाले वो कम नीचे वाले होते हैं, साइंस वाले कॉमर्स वाले वो ऊपर होते हैं, तो इन सबको विभाजन को समाप्त किया गया है और सबको मिला करके पढ़ाने पर बल दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी विषय स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं,
मतलब ये ऐसा नहीं रखा गया है कि आर्ट्स वाला आर्ट्स ही पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही पढ़ेगा, नहीं, चयन करने का ऑप्शन है, विषय चयन कर सकता है बच्चा, कुछ भी पढ़ सकता है। कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभ करना है। कक्षा 6 तक तुम ऐसे पढ़ा सकते हो, कक्षा 6 के बाद में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। कोई ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चा आगे चल कर के अपना भरण पोषण परिवार का अपना खुद का कर पाए। तो व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार युक्त शिक्षा पर बल दिया गया है 6ठी से। ठीक है। इंटर्नशिप व्यवस्था भी दिया गया है, इंटर्नशिप भी व्यवस्था भी दिया गया है, बच्चे को स्कॉलरशिप इत्यादि भी मिले, आगे बढ़ सके और रोजगार कर सके। स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है कि बच्चे को इस 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को कोई ना कोई एक ना एक स्किल ज़रूर देना है, उस स्किल के माध्यम से बच्चा आगे बढ़ सके और कुछ हासिल कर पाए और आगे अपना रोजगार प्राप्त कर पाए। तो स्किल होगी तो उसको जॉब इत्यादि नौकरियों के लिए भटक नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी अपना ज़िंदगी में कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। मूल्यांकन प्रणाली सुधार, मूल्यांकन में रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया गया है, बच्चे रटें नहीं समझें। ठीक है। और योग्यता आधारित मूल्यांकन पर बल दिया गया है। ठीक है। और 360 प्रोग्राम कार्ड भी बनाया गया है, 360 प्रोग्राम कार्ड भी बनाया गया है। ठीक है। 360 जो दिन होते हैं उसमें कब कब क्या क्या मूल्यांकन करना है, 7 दिन में, 15 दिन में, ठीक है, 1 महीने में। ठीक है। ऐसे करके रूब्रिक इत्यादि जो है ना, और फॉर्मेटिव असेसमेंट इत्यादि, और मूल्यांकन मतलब 360 दिन में कब कब क्या क्या मूल्यांकन करेंगे, 7 दिन में और 15 दिन में ऐसे टेस्ट वगैरह लेंगे, वो सब। उच्च शिक्षा सुधार, मुख्य परिवर्तन, उच्च शिक्षा सुधार किया गया है। बहुविषयक विश्वविद्यालय, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया, उच्च शिक्षा सुधार में परिवर्तन किया गया है। बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाया गया है, मतलब विश्वविद्यालय में बहुत सारे विषय को चयन करके पढ़ सकता है, कुछ भी विषय, कोई भी विषय पढ़ सकता है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी बनाया गया है कि तुम एक समय में मल्टीपल एंट्री, मतलब एक समय में 2-2 3-3 डिग्रियाँ हासिल कर सकते हो। जैसे कि रेगुलर में 1 डिग्री तुम B.Ed कर लो, डिस्टेंस में तुम MA भी कर लो, और इवनिंग कोर्स भी चले हैं, डिप्लोमा वगैरह भी साथ में कर सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री है और एग्जिट भी है। तुम यदि MA में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, और तुम चाहते हो कि हमको B.Ed करना है, तो रेगुलर में चल रहा था तुम्हारा MA या आचार्य, उसको क्विट करके तुम B.Ed करो 2 साल का, फिर वापस से तुम एंट्री ले सकती हो उसमें। तो तुम छोड़ करके भी वापस आकर के उसमें पढ़ सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, छोड़ करके जा सकते हो, फिर से उसी क्लास से जहाँ से तुमने छोड़ा था। जैसे मान लीजिए शास्त्री 1 साल पढ़ लिए हो, छोड़ करके फिर वापस से तुम वहाँ पर शास्त्री सेकेंड में एडमिशन ले सकते हो या आचार्य सेकेंड में एडमिशन ले सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हो। फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अभी के समय में क्या है, प्रतिशत मार्क्स इत्यादि नहीं होता है, क्रेडिट बनते हैं अभी के समय में। ठीक है। और ABCID भी दी गई है और क्रेडिट बनता है, क्रेडिट के बेस पर तुमको आगे चल के जॉब इत्यादि भी मिलेगा। तो अभी ऐसा सिस्टम हो गया है, मार्क्स का कोई वो नहीं है, A+, ठीक है, A O, ठीक है, B+, C+, C B, ऐसे करके ये ग्रेडिंग सिस्टम आया है। और इससे क्या होता है, इससे बच्चों में कंपटीशन भावना उतनी ज़्यादा कम होती है थोड़ा। और क्योंकि समय में देखो क्या होता है ना, प्रतिशत में उसमें थोड़ा कंपटीशन भावना ज़्यादा बढ़ती है, और जो बच्चे होते हैं वो तुमने देखा ही होगा कि सुसाइड इत्यादि भी कर लेते हैं, उसके नंबर कम आते हैं। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया, अच्छा है। और ABCID भी बनाई गई है, ABCID के तहत सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर इत्यादि में भी एक साथ रख सकता है इत्यादि, है ना। और ABCID भी बनाई गई सभी के लिए। ठीक है। बैंक बनाया गया, एकेडमिक बैंक बनाया गया है, क्रेडिट्स। डिग्री व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, देखिए डिग्री व्यवस्था। तो 1 साल डिग्री व्यवस्था, जो डिग्री है, मान ले BA है या फिर शास्त्री है, ठीक है। तो डिग्री व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, देखिए डिग्री व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है। जैसे BA, मान लीजिए पहला साल तुम यदि BA करते हो ना, उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री व्यवस्था है। यदि तुम मान ली BA करते हो और पहले साल एडमिशन लेते हो और 1 साल कंप्लीट कर लेते हो, और तुम सोच रहे हो कि कोई परिस्थिति के कारण तुम छोड़ रहे हो,
तुम छोड़ करके जाना चाह रहे हो तो तुमको ऐसा नहीं होगा। पहले एक समय क्या होता तुम छोड़ दिए तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, डिग्री, तुम गए काम से। यदि 3 साल पूरे किए तब तुमको डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं, 1 साल पूरा करते हो सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको, ठीक है। दूसरा साल पूरा करोगे यदि तुमको तो डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल की डिग्री करोगे यदि तुम बीए, तो तुम छोड़ के जाओगे 2 साल में तो तुमको डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा सॉरी मिलेगा। 3 साल में छोड़ के जाओगे यदि तो तुमको डिग्री मिलेगी। जैसे मैंने 3 साल छोड़ करके बीएड किया, मेरे को डिग्री मिली है। यदि मैं 4 साल का करता शास्त्री तो मेरे को रिसर्च डिग्री मिलती, एक पेपर रिसर्च का होता है। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। और मैं यदि चाहूँ तो अभी 4 साल फिर से आकर के मल्टीपल एंट्री एग्जिट है ना, तो फिर से मैं 4 साल की डिग्री ये वाली प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है, 3 साल की। तो इसलिए ये छोड़ करके जाओगे सर्टिफिकेट मिलेगा, वापस से आकर के डिप्लोमा की डिग्री कर सकते हो तुम, आकर के 2 साल में मिलेगा, 3 साल का भी कर सकते हो, डिग्री मिलेगी। और ये इस प्रकार का सिस्टम हो गया है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो ये सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया। शिक्षा सुधार, तो इसमें शिक्षा सुधार में क्या है, इस 4 वर्षीय एकीकृत बीएड अनिवार्य रूप से लाया गया है। 4 साल आईटेप है ना, आईटेप 4 साल की डिग्री, बीए और बीएड एक साथ में होना, तो ये 4 साल की डिग्री एकीकृत अनिवार्य रूप से लाया गया है। और ये कब तक, 2030 तक इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि 2030 तक पूर्ण रूप से लागू होनी ही चाहिए। तो एकीकृत शिक्षा जो है ये कब तक इसकी लक्ष्य है यदि बोलें तो 2030 तक लक्ष्य है। ये प्रश्न पूछ लेगा कि 4 वर्षीय जो है बीए एकीकृत शिक्षा जो है इंटीग्रेटेड, इसका लक्ष्य क्या है, तो 1930 इसका लक्ष्य है लागू करने का पूर्ण रूप से। शिक्षक गुणवत्ता सुधार, ये भी इसका लक्ष्य है शिक्षा नीति 2020 का। और निरंतर प्रशिक्षण पर बल देना, ये भी इसका लक्ष्य है, ठीक है। तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा, तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा पर बहुत बल दिया है इसने, शिक्षा नीति 2020 ने। ऑनलाइन शिक्षाओं पर, जब से कोरोना आया तब से ऑनलाइन ही शिक्षाएं चल रही हैं, और इसलिए इसने भी ऑनलाइन शिक्षाओं पर बल दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा भी प्रदान की जाए, ठीक है। जो रेगुलर नहीं कर सकते वो ऑनलाइन में कर पाएंगे, डिस्टेंस को भी बल दिया कि डिस्टेंस में कर पाएंगे। डिजिटल लर्निंग पर बल दिया है इन्होंने कि डिजिटल लर्निंग हो, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी हो, ई लाइब्रेरी हो इत्यादि। वर्चुअल लैब पर बल दिया है कि वर्चुअल लैब भी हो एक, जहाँ पे सबको बच्चों को सिखाया जाए सब चीज़ें। फिर ई सामग्री विकास पर भी बल दिया, ई सामग्री मैंने बोला ना, ई लाइब्रेरी इत्यादि। तो ऑनलाइन डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल लैब और ई सामग्री इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध हो सके बच्चों को। समावेशी शिक्षा पर भी बल दिया है इस शिक्षा ने, बोला कि दिव्यांग बच्चों हेतु सुविधाएं प्रदान करना, उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों पर ध्यान देना, उनको एक साथ पढ़ाना है, उनको भी ध्यान देना, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। दिव्यांग बच्चों हेतु सुविधाएं भी प्रदान करना, रैंप इत्यादि, ब्रेन लिपि इत्यादि का ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी बल दिया गया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस पर बल दिया गया है कि भारतीय IKS आया ना, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो भारतीय संस्कृति पर भी बल दिया गया, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका मतलब है IKS भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इस पर भी बल दिया गया है कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिले, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी आगे बढ़ाना है, इस पर बल दिया गया। नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया, मॉरलिटीज़ पर बल दिया गया, ठीक है, बच्चों में सही और गलत के ज्ञान को समझाना। योग एवं संस्कृति पर बल दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छी नीति है इस समय की। योग पर भी बल दिया गया, संस्कृति पर बल दिया गया, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है उस पर बल दिया गया, योग पर सभी लोग योग करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, योग पर बल दिया गया, उस पर शोध पर बल दिया गया, ठीक है। फिर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER, तो शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात इसमें क्या है, 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है इसका, 2035 तक ठीक है। तो ये पूछ लेगा शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कब तक कितने % है, तो 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है 2020 की शिक्षा। राष्ट्रीय संस्थागत सुधार जैसे कि HECI, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत सुधार, इसमें सुधार, हेसी में सुधार, एकल नियामक प्रणाली में सुधार, तो इन सब में सुधार पर भी बल दिया गया है, ठीक है, इन संस्थाओं में।
फिर शिक्षा नीति 2020 का महत्व क्या है देखें। इसका महत्व तो समग्र शिक्षा पर बल देती है, कौशल आधारित शिक्षा पर बल देती है, लचीली शिक्षा प्रणाली पर बल देती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बल देती है, रोजगार वृद्धि पर बल देती है ये शिक्षा, और ये महत्व है 2020 की शिक्षा। अब इसमें देखिए चुनौतियाँ क्या हैं, शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों के बारे में देखें तो संसाधनों की आवश्यकता इसमें संसाधनों की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको पूर्ण करवाना है, ठीक है। संसाधनों की आवश्यकता को पूर्ण करवाना थोड़ा चुनौती है, मगर होगा धीरे धीरे। फिर शिक्षक प्रशिक्षण ये भी चुनौती है, ठीक है। फिर भी चल रहा है, बीएड इत्यादि चल रहा है, प्रशिक्षण ही चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन करना, ये इसमें थोड़ा चुनौती है, मगर होगा धीरे धीरे। मैं बोला ना कि किसी भी आयोग में, नीति में, समिति में कोई ना कोई कमी होती है, इसमें भी ये चुनौती है इसकी। और डिजिटल विभाजन इसमें भी चुनौती है। अब निष्कर्ष देखें इसका कंक्लूजन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। क्यों बनाया गया है? 21वीं सदी की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, और यह नीति ज्ञान, कौशल, मूल्य, नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, ठीक है। ये जो 2020 की शिक्षा, तो देखिए तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। 154 पेज की जो ये PDF है मैं पढ़ा दिया हूँ, और आई होप यदि इसको अच्छे से समझ के तुमने पूरा पढ़ा होगा तो मैं बोलता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 25 क्वेश्चन है ना, उसमें से 20 तो ऐसे ही करके आओगे, और 23-24 भी कर जाओगे, 25 भी कर जाओगे यदि ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो। क्योंकि समझने की चीज़ है, इसमें रटने की चीज़ कुछ भी नहीं है। रट के जाओगे, कुछ चीज़ें रटने की भी होती हैं, ठीक है, मगर समझने की ज़्यादा है। समझ करके क्वेश्चन को दोगे आंसर तो तुम अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए, इसको पूरा देखिए, टाइम है तो नोट्स भी बनाइए, परंतु अभी तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, तो इसको देख लिए 1-2 बार, और इसके बाद में मैं एक वीडियो और दूंगा तुमको, ठीक है। अभी एक वीडियो वो रिवीजन के लिए एक तरह से, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें भी कंटेंट है, और ये पढ़ने के बाद में उसको ज़रूर देखना। वो देखोगे तुम तो उसमें तुम्हारा रिवीजन ज़रूर हो जाएगा उसमें, ठीक है। वो जो है वीडियो, उसमें लगभग 70 पेजेस की है, और उसमें पूरा रिवीजन है, और बहुत अच्छा मटेरियल है उसमें, सिद्धांत वगैरह हर एक चीज़ ट्रिक के साथ में। तो उस वीडियो को भी देखना है, ठीक, उससे रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, बने रहिए और तैयारी करिए अच्छे से, और पेपर दीजिए। और आगे मैं पेपर भी लाऊंगा 23, 24, 25 का मैं सोच रहा हूँ, और इसके बाद में क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा थोड़ा। 100 क्वेश्चन शायद मैं ले आऊँगा तीनों पेपर के, साहित्य, व्याकरण के और टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो 3 वीडियो होंगी तुम्हारी, साहित्य की और एक वीडियो और होगी, और इसकी भी एक और वीडियो होगी, और साहित्य की होगी एक वीडियो, एक व्याकरण की होगी। इसके बाद में तीनों पेपर होंगे तुम्हारे, और इसके बाद 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इतना तुम कंप्लीट करके जाना, तुम पेपर को उड़ा करके आओगे, जहाज बना करके आओगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।